थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर ले 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि आपको पूरा मामला आपके संज्ञान में आ सके। बड़ी मेहरबानी होगी। ये मामला शुरू होता है दिसंबर 2025 में। उस समय के तत्कालीन हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर अमित दीवान ने एक दिन भाई बलवंत को अपने कैबिन में बुलाया और उनको कहा कि खाते की केवाईसी करवानी है, इसलिए चेकबुक ले आओ। भाई बलवंत ने अपने डायरेक्टर के आदेश को मानते हुए उन्हें अपनी चेकबुक सौंप दी। उसके बाद डायरेक्टर अमित दीवान ने चेकबुक के बीच से, शुरुआत से नहीं, चेकबुक के बीच से 21 नंबर चेक को फाड़ लिया और उस चेक के ऊपर फर्जी साइन करके उस चेक को एयू फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस लिमिटेड नाम का एक बैंक है वहां पर, उस बैंक के अंदर लगा दिया। कुछ समय के बाद 3 या 4 दिन के अंतराल के अंदर जो हरियाणा पावर जनरेशन कोऑपरेटिव लिमिटेड का जो खाता है, उस खाते से 25 करोड़ रुपए की राशि निकाल ली गई। आप सभी को टीजी में आपको पता है कि जो ऑफिशियल चेक होते हैं वो डबल सिग्नेचरी होते हैं, उनके ऊपर डायरेक्टर के साइन भी होते हैं, उनके ऊपर अकाउंट ऑफिसर के साइन भी होते हैं। लेकिन अमित दीवान ने भाई बलवंत का कोई भी सिग्नेचर उस चेक के ऊपर नहीं लिया। जब महीने के अंत में भाई बलवंत ने अपनी बैलेंस शीट चेक करी तो उन्हें 25 करोड़ रुपए अपने खाते से गायब मिले। उन्होंने इस बात की जानकारी अपने डायरेक्टर अमित दीवान को दी कि जी ऐसे हमारे खाते से 25 करोड़ रुपए गायब है, जिसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा, क्या हमें इसके ऊपर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बार बार बलवंत ने डायरेक्टर को कहा कि हमें इस चीज के ऊपर बैंक को नोटिस लिखनी चाहिए या बैंक को इस बारे में सूचित करना चाहिए। लेकिन उसको वही बोल जवाब मिला कि शायद कोई सर्वर की दिक्कत है, खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। लेकिन बलवंत जो कि ईमानदार व्यक्तित्व का धनी था, उन्होंने बैंक को वाया मेल, सभी कोड है परिवार के पास में, सारी चीजें मौजूद है, वाया मेल बैंक को इस बात की जानकारी दी, अपनी शिकायत दर्ज कराई और उस खाते की, जिस खाते से 25 करोड़ रुपए निकाले गए थे, उस खाते की ई स्टेटमेंट मंगवाई गई। लेकिन चालाकी देखिए आप, बैंक ने जो ई स्टेटमेंट भेजी उसके अंदर भी 25 करोड़ रुपए को गायब नहीं दिखाया गया, लेकिन जब हिसाब मिलाया गया तो वो 25 करोड़ रुपए बैंक खाते से जो लेन देन था उस लेन देन के हिसाब से बाहर था। इसके बाद भाई बलवंत ने इस मामले की जानकारी के लिए और तय करने के लिए अपने अधिकारी अमित दीवान के नाम एक नोटिंग लिखी, जिसे अमित दीवान ने फाड़ दिया और फाड़ने के बाद में लगातार बलवंत को धमकाने लगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी दौरान ये हुआ कि IDFC बैंक, जिसका स्कैम आप सभी ने सुना होगा, और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन दोनों का घोटाला सरकार के संज्ञान में आ गया और सरकार ने सारे मामले की जो जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को नियुक्त कर दिया गया। जब ये 25 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई तो एंटी करप्शन ब्यूरो ने डायरेक्टर अमित दीवान और भाई बलवंत दोनों को ही जांच के दायरे में लिया कि ये जो 25 करोड़ रुपए का लेन देन है, इसकी संदिग्धता कहां तक है, ये 25 करोड़ रुपए का जो लेन देन है इसके अंदर कौन कौन लोग संलिप्त हैं। जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया तो उस केस के अंदर सबसे पहली जो गिरफ्तारी है वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजर ऋषभ की होती है। और एंटी करप्शन ब्यूरो को बताते टाइम, अपने बयान दर्ज करवाते टाइम ऋषभ ने अपने बयान में कहा है, लिखित में है बयान, कि इस सारे मामले के अंदर जो मुख्य रूप से दोषी है वो डायरेक्टर अमित दीवान है। इस सारे मामले का अकाउंट ऑफिसर बलवंत के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने हिसाब से, अपने लेवल के ऊपर बलवंत के बैंक अकाउंट, बलवंत के परिवार के बैंक अकाउंट, उसकी सारी प्रॉपर्टी, उसके मोबाइल फोन, हर चीज की हर तरीके से जांच करी। उस चेक के ऊपर जो सिग्नेचर बलवंत के नाम से हो रखे थे, उन सिग्नेचर्स की फोरेंसिक जांच की गई। कहीं पर बलवंत का कहीं पर किसी भी हाल में कोई दोष नहीं पाया गया। और 18 मार्च 2026 को एंटी करप्शन ब्यूरो ने बलवंत को जांच के दायरे से बाहर कर दिया कि आपकी कोई गलती नहीं है और अमित दीवान को अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद से लगातार अमित दीवान के 2 साथी, जिनमें एक अकाउंट ऑफिसर है और एक किसी अन्य पद के ऊपर है, उनका नाम
पंचायत में जरूर लेना चाहूंगा, राजेश गोयल और आशीष गोविया, इन दोनों ने पूरे ऑफिस को बलवंत के खिलाफ कर दिया। खिलाफ करने की वजह क्या थी? गिरफ्तारी से पहले अमित दीवान ने बलवंत को बुलाकर यह कहा कि जो चेक लिया गया है, तुम्हारे से जो चेक लिया गया है, जो चेक बैंक में लगाया गया है, इस बैंक का सारा इल्जाम जो कस्टोडियन था चेक का, अकाउंट क्लर्क जो था, उसके ऊपर लगा दो, मैं और तू दोनों बच जाएंगे। बलवंत ने इस बात का विरोध किया कि जी गलती आपने करी है, धोखे से चेक आपने लिया है, फर्जी साइन आपने करे हैं, तो मैं उस गरीब आदमी अकाउंट क्लर्क के ऊपर ऐसे इल्जाम कैसे लगा दूं? गलती आपने करी है तो इस चीज को भुगतेंगे भी आप ही। इस बात से आशीष गोविया और राजेश बंसल जो अमित दीवान के शागिर्द थे, वो इतने ज्यादा बिलबिला गए कि उन्होंने पूरे ऑफिस को बलवंत के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। बलवंत ने बार-बार, जब ये मामला चल रहा था, बलवंत ने बार-बार अपने डायरेक्टर को कहा कि जब आईडीएफसी बैंक के अंदर आईडीएफसी बैंक के घोटाले की एफआईआर हो चुकी है तो हमें भी अपने बैंक के घोटाले की एफआईआर करवानी चाहिए, लेकिन बार-बार बात को टाल दिया गया। एफआईआर इस मामले में दर्ज हुई है, लेकिन जब आईडीएफसी बैंक का घोटाला सामने आ गया था, उस समय अमित दीवान के पास बचने के लिए, या ये मान के चले कि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं था, तो उन्होंने इस चीज के लिए एक सप्लीमेंट्री एफआईआर इसके अंदर जरूर दर्ज हुई थी। मामला आगे बढ़ा। बलवंत को अप्रैल 1 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाकायदा डिपार्टमेंट को ये भेज दिया गया, ये नोटिस दे दिया गया कि इस पूरे मामले का बलवंत के साथ कोई लेना देना नहीं है, बलवंत इस मामले में पाक साफ है। उसके जो चेक के ऊपर बलवंत के नाम से जो साइन हो रखे हैं, वो साइन बिल्कुल फर्जी है, ये हम इसको जांच के दायरे से बाहर कर रहे हैं, और दोबारा बलवंत को ड्यूटी के ऊपर भेज दिया गया। लेकिन उसके जो शागिर्द थे बलवंत के, उनको इस बात का सहन नहीं हुआ, वो बार-बार उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे, बार-बार उसे नौकरी जाने का, परिवार खराब करने का, सस्पेंशन का, सैलरी रोकने का, उसको डर दिखाने लगे। हालात ये है, हम परिवार से मिले हैं, गांव के बहुत सारे लोग परिवार से मिले हैं, पूरे गांव के अंदर, पूरे समाज के अंदर, पूरे इलाके के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भाई बलवंत के बारे में ये कह सके कि इसने कभी किसी से 1 रुपया लिया है। हम पोस्टमार्टम के टाइम के ऊपर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे, वहां बहुत से अधिकारी भी आए हैं, साथी कर्मचारी भी आए हैं, उन लोगों ने छाती ठोक के आंखों में आंसू लगे बात कही है कि 1 रुपये का इल्जाम हमारे ऊपर हो सकता है, लेकिन 18 साल की नौकरी के अंदर बलवंत के ऊपर 1 पैसे का कोई दाग नहीं है, इसने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। आसपास के अब जैसे बीमारी चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आसपास के लोग ऐसे भी आते हैं जिनको हम जानते नहीं थे, वो आके बताते हैं कि इतना मिलनसार व्यक्तित्व का धनी था कि जो भी व्यक्ति चंडीगढ़ गया है, किसी काम से गया है, या जिसने घर से फोन कर दिया कि भाई ये काम हमारा करवाना है, सीधा उसने साफ मना किया कि आपको आने की जरूरत ही नहीं है, आप डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, आपका काम मैं करवा के दूंगा। जिस दिन ये हादसा हुआ, भाई ने आत्महत्या करी, उस दिन भी सुबह 9:20 या 22 मिनट के आसपास बलवंत ने हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ के अंदर उसकी एंट्री है, जो कि हमें उसके गेट पास से पता लगा है। गेट पास चीफ अकाउंटेंट कंट्रोलर, चीफ फाइनेंस कंट्रोलर के नाम से बना हुआ है। वहां जाने के बाद उसकी किससे मुलाकात हुई है, किससे बात हुई है, वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद लगभग 3 बजे के आसपास भाई बलवंत ने हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ की 8वीं फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी। ये इस पूरे जो मामला हुआ है दिसंबर से लेके और भाई बलवंत के मृत्यु तक, दिसंबर एंड से लेके 25 दिसंबर से लेके और 4 मई तक, ये सारा मामला आपके सामने पंचायत के बीच में रखा गया है। पंचायत के अंदर बहुत से बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, खापों के प्रधान बैठे हैं, बड़े-बड़े पंचायती यहाँ पे बैठे, जैसे मैं देख पा रहा हूँ बड़े-बड़े पंचायती बैठे हैं। सारा मामला आपके संज्ञान में है, फिर भी अगर कोई बात छूट गई हो तो मैं माफी चाहूंगा, मैं आपके पास आके उस चीज को समझा सकता हूँ। इसके बाद अगला जो फैसला होगा वो सारे समाज, सर्व समाज की जो पंचायत यहाँ पर बैठी है, सर्व समाज का पंचायत ये फैसला लेगी कि आगे पंचायत को कौन से कदम उठाने हैं, किस तरह से अगली कार्रवाई करनी है, ताकि भाई का परिवार है उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से, उसके भाई के परिवार को उसका सबराज दे। धन्यवाद।